Hi everyone, welcome to EduChemy, and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains. ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सके कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलिवेंट रहेगा और इसके अलावा हमारे जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर. एग्जामिन द इवॉल्विंग डायनेमिक्स ऑफ इंडो-नेपाल रिलेशंस prompted by a range of contemporary factors. Propose strategies that India can implement to enhance and consolidate its ties with Nepal. You have to answer this within the word limit of 150 words. So this is a 10 marker question and we have already discussed what points you need to keep while answering a 10 marker question. First thing that you have to be very precise. Use precise words. You can use diagrams also. आप words के minimize करने के लिए you can use diagrams also. And ट्राई टू बी वेरी पॉइंट टू पॉइंट, बहुत ज़्यादा आपको लंबा सेंटेंसेस नहीं लिखना है एंड ट्राई टू कवर एज मेनी पॉइंट्स एज यू रिमेंबर. If you'll see the syllabus of general studies too, you will find a topic India and its neighborhood relations. Now India के जितने भी नेबरहुड कंट्रीज हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, म्यांमार हो, पाकिस्तान हो, इवन जो आपको पता है अफगानिस्तान और जितने भी मालदीव, जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, तो इंडिया का क्या रिलेशंस है इनके साथ एंड व्हाट आर द कंटेंशियस इश्यूज, किस पर हमेशा इनका प्रॉब्लम चलता रहता है. फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूं बिफोर गोइंग इनटू दिस क्वेश्चन, इंडिया एंड श्रीलंका की बात करें तो सबसे पहले यहां पर 2-3 पॉइंट्स आपको समझ में आता है कि कैसे चाइनीज इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में बढ़ रहे हैं. उसके बाद कुछ इश्यूज की बात करें जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है, जैसे आपको पता है कि टूरिज्म से रिलेटेड इश्यूज है. उसके बाद आप बोल सकते हैं फिशरमैन से रिलेटेड इश्यूज हैं. तो आपको ब्रॉडली यू हैव टू नो अराउंड 5 to 6-7 पॉइंट्स अबाउट ईच नेबरहुड रिलेशन. हर इंडिया का जितने भी नेबर्स है सबके साथ आप एक नोट्स बना लीजिए क्योंकि यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस इन यूपीएससी मेंस GS2 बिकॉज देयर इज अ यू मे से क्लियरली यू विल पार्ट देयर इज अ क्लियर सिलेबस गिवन इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस. तो नेबरहुड को ऐसा नहीं है कि अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं तो इसको नेग्लेक्ट करते. सबसे पहले आप नेबरहुड के बारे में ही नोट्स अपना प्रिपेयर करें एंड उस पे बेस्ड आप लोग कुछ आंसर्स भी प्रैक्टिस करें. तो चलिए नेपाल की बात करते हैं. तो नेपाल के साथ देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या, एग्जामिन द इवॉल्विंग डायनेमिक्स ऑफ Indo-Nepal relations prompted by a range of contemporary factors. Now we have to analyze the Indo-Nepal relations keeping in mind the contemporary factors. ठीक है, लेकिन उसके पहले first we will do the introduction. Introduction कैसे करना है, देखिए एक जेनरिक सा इंट्रोडक्शन कर सकते हैं. India-Nepal relations are characterized by a deep-rooted historical, cultural and economic bond that has evolved over centuries. However, contemporary factors are reshaping the dynamics of these relations, prompting the need for strategic adjustments and cooperation. This is what the question is asking. आपको बताना है कि क्या contemporary factors हैं जो कि हमारे डायनेमिक्स को, जो हमारा रिलेशन है उसके डायनेमिक्स को बदल रहे हैं. ठीक है, और उस तरह से हमें कैसे स्ट्रैटेजिक एडजस्टमेंट करना चाहिए. नाउ whenever a question is asked related to India neighbors or something related to international relations, you can use a map also. अगर आप एक छोटा सा मैप बना सकते हैं because if you have answered geography questions then you must be well versed in you may say drawing the Indian map. आप इंडियन मैप को ड्रॉप कर सकते हैं तो आप नेपाल को वहां पे शो कर सकते हैं एंड यू कैन शो कि कौन से स्टेट्स जो हैं जो नेपाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, दैट इज उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम. ठीक है, तो आप इस तरह से चीजों को थोड़ा सा रिलेट करिए. अगर आप इस तरह से इंट्रोडक्शन करते हैं कि आपको पता है कि नेपाल का लोकेशन क्या है, कितना स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, इट इज अ हिमालयन फ्रंटियर फॉर इंडिया और इट एक्ट्स एज अ यू मे से अ कशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना. ठीक है, तो एक तरह से आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन है नेपाल का. देखिए व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग समथिंग टू इंटरनेशनल रिलेशंस एंड खास करके अगर इंडियन नेबर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो यू कैन कोट सम यू मे सेइंग्स आल्सो. बहुत जगह क्या होता है कि बहुत बार प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट अगर किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, खास करके नेबरहुड कंट्री में, तो वहां पर जाके वो कुछ ऐसा स्टेटमेंट देते हैं दैट कैन बी यूज्ड इन इंटरनेशनल रिलेशंस. ठीक है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं. जनरली जो है आपको पता है रिसेंट टाइम्स में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी जाते हैं तो वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा एक वर्ड्स देते हैं कि ये जो दो कंट्रीज हैं काफी पुराना रिलेशन शेयर करते हैं. जैसे आप अगर आप नेपाल की बात करें तो यू कैन कोट कि यहाँ पे बहुत पुराना कहावत है ये कि द टू कंट्रीज
countries not only share an open border and unhindered movement of people, but they also have close bonds through marriages and familial ties. आपको पता है कि इंडिया में जो है बहुत सारे नेपाली सिटीजन्स रहते हैं और मैरिज यहाँ पर काफी ज्यादा लोग किए हुए हैं. इवन इंडियंस भी जो है बहुत सारा नेपाल में रहते हैं. तो यहाँ पर एक रिलेशन है जो नेपाल और इंडिया में एग्जिस्ट करता है जिसको कहा जाता है रोटी बेटी का रिश्ता. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो फ्रीक्वेंट मूवमेंट है, आपको पता है बहुत सारे नेपालीज इंडिया में आके जो है अर्न करते हैं, एंड अब क्योंकि एक्सचेंज रेट ज्यादा है तो उनको काफी ज्यादा मतलब इन नेपाली रुपीज वो काफी ज्यादा अर्न कर लेते हैं. एट द सेम टाइम देयर आर फैमिलियल टाइज ऑल्सो. तो बहुत ही डीप रूटेड रिलेशन है इंडिया और नेपाल का. तो यू कैन कोट सच सेंटेंसेज, आप इस तरह के वर्सेस को अगर कोट करते हैं तो एक बहुत अच्छा आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं. जस्ट दिस इज गोइंग, आई एम गिविंग यू द वैल्यू एडिशन पॉइंट, और आप इस तरह से रेडी रखिए. इवन विथ इंडिया श्रीलंका, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया भूटान, अगर आप कुछ वर्सेस रेडी रखते हैं खास करके नेबरहुड को लेके और कुछ स्ट्रैटेजिक कंट्रीज को जो अभी इंपॉर्टेंट हुए हैं, तो आप इसको इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज यू मे से द मेन सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज दी बॉडी, एंड वी आर गोइंग टू एड्रेस द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन. यहां पर देखिए क्या है, हमें सबसे पहले बात करना है कि क्या इवॉल्विंग डायनेमिक्स है इंडो नेपाल रिलेशंस में. तो ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज अ 10 मार्कर क्वेश्चन, तो हम लोग पॉइंट्स बहुत स्पेसिफिक रखेंगे और उस पॉइंट को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है आपको, सिर्फ उसको आपको बोलना है कि थोड़ा सा आपको बता देना है कि इस पॉइंट का मतलब क्या है. एंड यू हैव टू कोट ऑल्सो रेलिवेंट एग्जाम्पल्स. अब जैसे सबसे पहला क्या है, जो इवॉल्विंग डायनेमिक्स का जो पार्ट है, दैट इज टेरिटोरियल डिस्प्यूट. नाउ डिस्पाइट कि इतना ज्यादा टाइम बीत गया है दोनों कंट्री को इंडिपेंडेंट हुए, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ बाउंड्री इश्यूज दैट आर गोइंग आउट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. ऑब्वियसली इंडिया का जो है बाउंड्री इश्यूज बाकी कंट्रीज के साथ भी है, लेकिन नेपाल के साथ भी एग्जिस्ट करता है. जैसे काला पानी बाउंड्री इशू जो है, इसको आप जरूर कोट करिए, बिकॉज दिस इज अ वेरी लिंगरिंग प्रॉब्लम. बहुत टाइम से चल रहा है ये, कि इसमें कहा जाता है ना कि जो ब्रिटिशर्स ने थे उन्होंने 98% जो बॉर्डर का प्रॉब्लम था इंडो नेपाल का उसको सॉल्व कर दिया और सिर्फ 2% छोड़ दिया, जिसके वजह से ये बहुत बड़ा इशू बना हुआ है. तो यहां पर इसके वजह से स्ट्रेन रिलेशंस हैं. आपको पता है रिसेंटली इंडिया ने और नेपाल ने जो है अपना मैप रिलीज किया, ऑफिशियल मैप रिलीज किया, तो उसमें बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें कंटेंशियस जो है आपको दिखाया जा रहा है. इंडिया क्लेम करता है इंडिया के पास है, नेपाल क्लेम करता है कि उसके पास है. तो इस तरह के इश्यूज जो है वो रिलेशंस को स्ट्रेन कर देते हैं. तो दिस इज अ यू मे से अ इंपॉर्टेंट पॉइंट. आप जरूर यहां पर लिखिए कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है. आप किसी भी कंट्री के साथ बात करें, खास करके इंडियन नेबरहुड के बारे में, तो वहां पे आप टेरिटोरियल डिस्प्यूट के बारे में जरूर बात करिए. नाउ द सेकंड पॉइंट इज इश्यूज विद पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी ऑफ 1950. देखिए 1950 का जो पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी था, इसके अंदर देयर आर मल्टीपल यू मे से प्रोविजंस, जिसमें इंडिया और नेपाल के बीच में देयर इज एन ओपन बॉर्डर. ठीक है, आप बहुत इजीली ट्रैवल कर सकते हैं और यहां पर जो है काफी मूवमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए, टूरिज्म के लिए, डिफरेंट चीजों के लिए मूवमेंट होता है. लेकिन रीसेंट टाइम्स में ये देखा गया है कि इसको नेपाल जो है, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारा डायनेमिक्स चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट चेंज होते रहती है, वहां के लोगों का एस्पिरेशंस बदल रहा है, तो उनका कहना है कि दिस ट्रीटी इज फोर्स्ड ऑन देम, मतलब उनको उन पे जबरदस्ती फोर्स किया गया है बाय इंडिया. ठीक है, एंड दिस रिक्वायर्स सम अमेंडमेंट, इसमें कुछ अमेंडमेंट का जरूरत है. ठीक है, तो अगेन दिस इज ऑल्सो आप बोल सकते हैं कि दिस इज वन ऑफ द कंटेंशियस इश्यूज. नाउ मूविंग ऑन, द सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि स्ट्रेन कर रहा है रिलेशन ऑफ इंडिया नेपाल, दैट इज चाइनीज इन्फ्लुएंस. आपको पता है चाइना ने हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखा है नेपाल में, और इन्वेस्टमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में है, इवन वहां के बहुत सारे स्टार्टअप्स में फंडिंग कर रखा है. तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट फ्लो कर रहा है नेपाल में, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर इंडिया. किसी भी हाल में इंडिया के लिए गुड नहीं है, बिकॉज वन स्टेक्स किसी भी कंट्री का एक फॉरेन कंट्री में बढ़ जाता है, तो आपको पता है कि उन्हें इजिली रिमूव करना और उनका इन्फ्लुएंस जो है वो कम करना काफी मुश्किल हो जाता है. तो यहां पर चाइनीज इन्फ्लुएंस आप बोल सकते हैं. जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में नेपाल को भी एक पार्ट बनाया गया है. तो इस सब चीजों को आप कहीं पर नोट करिए. ठीक है, और अगर आप आपके नोट्स में आपने कोई नोट्स प्रिपेयर किया है तो वहां पर भी आप लिख सकते हैं. नाउ ट्रस्ट डेफिसिट की बात करें, रीसेंट टाइम्स में देखा गया है कि डिले इन प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन हैव लेड टू ट्रस्ट डेफिसिट. इंडिया का बहुत सारा प्रोजेक्ट्स जो है, आपको पता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मेजर प्रोजेक्ट्स जो है और डैम के प्रोजेक्ट्स जो है वो नेपाल में चलते हैं, बिकॉज डैम नेपाल इज ब्लेस्ड विद पेरेनियल रिवर्स. बहुत सारे रिवर्स हैं जो कि इंडिया में भी आते हैं. तो वहां पे क्या है कि बहुत ज्यादा ह्यूज, क्योंकि एक ऐसा टेरेन है, ऐसा आप बोल सकते हैं टोपोग्राफी है, देयर इज ह्यूज प्रोस्पेक्ट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. और आपको हम लोग आगे देखेंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से कैसे इंडिया और नेपाल का रिलेशन सुधर भी सकता है. तो यहां पर आप देखेंगे तो ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है कि जो प्रोजेक्ट्स इंडिया ने स्टार्ट किया था वो टाइमली कंप्लीट नहीं कर रहे हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस हो सकता है. और नेपाली सोसाइटी परसीविंग इंडियन इंटरफेरेंस इन देयर इंटरनल अफेयर्स. नेपाली सोसाइटी को यह भी लगता है कि बिकॉज इंडिया जो है एक ह्यूमंगस कंट्री है कंपेयर टू नेपाल, ये हर एक छोटे कंट्री को प्रॉब्लम होता है कि जो भी बड़ा कंट्री होता है बगल में, उससे एक इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाता है. ठीक है, डिस्पाइट कि उसका इंटेंशंस जो है वो आप समझ सकते हैं, चाइना से डेफिनेटली हमारा इंटेंशन तो अच्छा ही है,
हम लोग जो है किसी लैंड ग्रैबिंग में नहीं लगे हुए, ना ही जो है बोल सकते हैं आप किसी रिसोर्स कैप्चरिंग में लगे हुए, वी आर मेंटेनिंग अ कॉर्डियल रिलेशन। तो यहाँ पर क्या है, डिस्पाइट है इसके अलावा बहुत सारे ट्रस्ट डेफिसिट्स हैं और नेपाली सोसाइटी परसीव करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर करते हैं वहाँ के लोकल पॉलिटिक्स में, वहाँ के गवर्नमेंट को टॉपल करने का कोशिश करते हैं। इसके बाद यू कैन राइट ह्यूज ट्रेड डेफिसिट। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है नेपाल का, ठीक है। अगर आप कोट करना चाहें तो अराउंड लिख सकते हैं अराउंड 60,000 करोड़ का ट्रेड होता है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। नाउ 90% ऑफ दिस ट्रेड इज एक्चुअली एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ह्यूज डेफिसिट है नेपाल का विद इंडिया। तो अगेन उनका भी ये कहना रहता है कि इंडिया जो है ऐसा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड करता है कि वो कुछ इंडिया में सेल कर पाए। तो आप ये लिख सकते हैं ह्यूज ट्रेड डेफिसिट जो है लीड्स टू, आप बोल सकते हैं ह्यूज कॉन्फिडेंस डेफिसिट। उनको लगता है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को सिर्फ यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं और उनका प्रोडक्ट्स जो हम लोग ढंग से इंपोर्ट नहीं करते हैं। तो आप इसको भी कोट कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज सिक्योरिटी कंसर्न्स। आपको पता है कि बिकॉज वी हैव एन ओपन बॉर्डर विद नेपाल, तो बहुत सारा इलीगल एक्टिविटीज जो है वो साइफनिंग होता है ड्यू टू मतलब आप नेपाल, जैसे उसमें बोल सकते हैं आप काउंटर फीटिंग करेंसी, या फिर आप जो बोलते हैं बहुत टाइम जो मिलिटेंट्स हैं उनका भी जो है एंट्री हुआ है थ्रू नेपाल। तो बहुत सारा सिक्योरिटी, इवन ड्रग का इलीगल ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि ड्यू टू वी हैव ओपन बॉर्डर विद नेपाल, ठीक है। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स हमने 6-7 पॉइंट अगर आपने यहाँ पर कवर कर लिया, बिकॉज दिस इज अ 10 मार्कर क्वेश्चन और 7 मिनट्स के अंदर ही करना है, तो आपका 3 मिनट तो इसमें चला गया है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, हम लोग जल्दी से जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, प्रपोज द स्ट्रैटेजीज दैट इंडिया कैन इंप्लीमेंट टू एनहांस एंड कंसोलिडेट इट्स टाइज विद नेपाल, ठीक है। तो हम लोग स्ट्रैटेजीज या वे फॉरवर्ड की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेंसिटिव टेरिटोरियल डायलॉग। हम लोग को डिस्पाइट जो छोटा सा लैंड बचा हुआ है या जो छोटा सा बाउंड्री बचा हुआ है वो इंडिया को सेटल करना चाहिए। आपको पता है इंडिया ने बांग्लादेश के साथ जो है बाउंड्री इशू को कितने अच्छे से सेटल किया था, ठीक है। कुछ जो हमारे जो आइलैंड्स थे उनको शेयरिंग का था, तो उसमें बहुत अच्छे से सेटल किया। तो उसी तरह से हम लोग नेपाल का भी ये छोटा सा टेरिटरी जो है, जो भी डिस्प्यूट है उसको सेटल कर सकते हैं म्यूचुअली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपने लैंड को सिर्फ हम लोग दे ही दें, ठीक है। यहाँ पर कुछ जो है मिडिल ग्राउंड निकाला जा सकता है। तो इंडिया को इंटरेस्ट लेके इस कालापानी बाउंड्री डिस्प्यूट को जल्दी से सुलझा देना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से झूठ का जो है एक आप बोल सकते हैं कि रिलेशन स्ट्रेन हो रहा है, जिसका फायदा जो है वो चाइना उठा रहा है। नाउ इंक्लूसिव अप्रोच की बात करें तो इंडिया कैन मेंटेन अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन नेपाल्स इंटरनल अफेयर्स। इसको भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, बिकॉज आपको पता है किसी दो कंट्री में तभी अच्छा रिलेशन रहता है व्हेन देयर इज अ कॉन्फिडेंस बिटवीन बोथ दी सिटीजंस ऑफ दी बोथ दी कंट्रीज, ठीक है। जब एक कॉर्डियल रिलेशन होता है, एक ट्रस्ट का रिलेशन होता है, तभी जाके आपको पता है किसी कंट्री के साथ हम लोग एक अच्छा रिलेशन मेंटेन कर पाते हैं। तो ठीक है, तो इस चीज को इंडिया को रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड एट द सेम टाइम नेपाल को भी थोड़ा सा इतना ज्यादा सोचना नहीं चाहिए और उनको समझना चाहिए कि बिकॉज इंडिया इज अ बिग कंट्री तो कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंसेस तो डेफिनेटली रहेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया का पॉलिसी है नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर्स, तो वो उसको मेंटेन करें। नाउ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के एक्सपैंडिंग ट्रेड टाइज एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लाइक अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है विद इंडियन असिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है अभी इंडिया का जो है नेपाल में, इसको आप जरूर कोट करिएगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है और दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट। इसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो मतलब लगा हुआ है एंड फ्यूचर में भी लगने वाला है। नाउ इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ इंपोर्टिंग 10,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नेपाल। देखिए, नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द ट्रेड डेफिसिट विद नेपाल। अब नेपाल के पास दे आर ब्लेस्ड विद रिवर्स एंड देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन। अब इंडिया इज अ पावर हंग्री कंट्री, हमें पावर जरूरत है एंड डिस्पाइट कि हम लोग अपने यहाँ डैम बनाए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स बनाए, हम वी कैन इंपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी एट अ रीजनेबल रेट फ्रॉम नेपाल। और इसी की बात हो रही है और इस पे बात चल रहा है कि अगर हम लोग नेपाल से एक स्टेडी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट कर लें, बिकॉज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक स्टेडी करंट प्रोवाइड करता है, मतलब रिन्यूएबल में अगर आप बोलेंगे तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यू में से कमर्शियली वाइबल या आप बोल सकते हैं जो फिजिबल इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि बाकी में आपको पता है विद सोलर पावर एंड विंड पावर इनका क्या है, दे डू नॉट प्रोवाइड स्टेडी पावर्स, इसमें वोल्टेज वेरिएशंस बहुत होता है ओवर द डे, लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ह्यूज पोटेंशियल है नेपाल के पास और इसको हम लोग एग्जॉस्ट कर सकते हैं, खास करके अपने नेबरिंग स्टेट्स जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल। तो यहां पर जो है आप नेपाल से इलेक्ट्रिसिटी खरीद सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, क्या और सुधार किया सकता है, डेवलपमेंटल असिस्टेंस। नाउ इंडिया डेफिनेटली डेवलपमेंट असिस्टेंस नेपाल को प्रोवाइड करते रहता है। एट द सेम टाइम जो है यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, कि अब इंडियन इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट करना चाहिए नेपाल, क्योंकि वही इन्वेस्टमेंट जो है
बिकॉज नेपाल इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट हंग्री कंट्री राइट नाउ। तो अब उसको चाइना से अगर इन्वेस्टमेंट मिल रहा है तो ये जो है इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, तो इंडिया का भी इन्वेस्टमेंट ओपन करना चाहिए नेपाल के लिए। इसके बाद सिक्योरिटी कॉपरेशंस कैसे आपको पता है, कोलैबोरेटिंग ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट एंड काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स। आप जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम लिख सकते हैं, सूर्य किरण बहुत फेमस है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं कि अगर ये एक्सरसाइजेज अच्छे से होते हैं, रेगुलरली होते हैं, तो दोनों साइड की जो है आप बोल सकते हैं आर्मीज ट्रेन होंगी, जो है जो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन से इनका ट्रेनिंग होगा, और ये जो है बॉर्डर मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे और काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स भी अच्छे से कर पाएंगे। इसके बाद रीजनल इनिशिएटिव जैसे हैं BBIN और बिम्स्टेक है, इसमें नेपाल का जो आपको बोल सकते हैं इसका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज दिस प्रोवाइड्स अ अल्टरनेटिव फोरम फ्रॉम सार्क, जो कि बहुत ही इनइफेक्टिव फोरम हो चुका है। तो बिम्स्टेक में BBIN में जो है इंडिया एंड नेपाल कैन वर्क वैसे पॉइंट्स में जहां पे दोनों का म्यूचुअल इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हैं कि रीजनल इनिशिएटिव्स को भी प्रमोट करना चाहिए और नेपाल को इसमें प्रमोट करना चाहिए। तो आपने ये कर दिया कि दीज मस्ट बी द प्रपोज स्ट्रैटेजीज। नाउ यू हैव फिनिश, यहां तक आते आते यू मस्ट हैव इन्वेस्टेड 6 मिनट्स। 6 मिनट्स आपका खर्च हो चुका होगा। नाउ द लास्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज राइट अ कंक्लूजन। आप बस एक छोटा सा कंक्लूजन लिख दीजिए, बिकॉज दिस इज अ 10 मार्कर क्वेश्चन, बहुत लंबा आपको लिखना नहीं है। बाय प्रायोरिटाइजिंग डायलॉग, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इंडिया कैन एनहांस एंड कंसोलिडेट इट्स टाइज विद नेपाल, फॉस्टरिंग अ प्रॉस्परस एंड हार्मोनियस फ्यूचर ऑफ बोथ नेशंस। आप देखिए इस कंक्लूजन में हमने कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं लिखा है, बट स्टिल इट गिव्स अ सेंस ऑफ कंप्लीशन टू दी। जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा होता है तो उसको कंक्लूजन दिखता है, तो उसको लगता है कि आपने, ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम का कमी था, यू हैव कंक्लूडेड वेल, आपने अच्छे से लिखा है। आपने अगर एक लाइन भी लिख दिया कंक्लूजन तो उसको आप एक अच्छा फीलिंग देते हैं और उसमें आपको डेफिनेटली हाफ मार्क्स ज्यादा दिला सकता है। तो हमने सारे चीजों को यहाँ पे एड्रेस कर दिया। पहले हमने प्रॉब्लम्स देखा, क्या है कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो कि हमारे रिलेशन के डायनेमिक्स को बदल रहे हैं, एंड सेकेंड पार्ट वी डिस्कस व्हाट आर दी वे फॉरवर्ड्स, एंड लास्ट वी कंक्लूडेड। तो इसी तरह के क्वेश्चंस वी विल कीप ब्रिंगिंग फॉर यू। आप बस प्रैक्टिस करते रहिए डेली बेसिस पे, डेली करिएगा तभी इंप्रूव होगा। बिकॉज एक दिन में अगर आप सोचेंगे या आप एक महीना में सोचेंगे कि सारा आंसर लिख करके बैठ जाएंगे, आंसर राइटिंग इंप्रूव होगा, नहीं होगा। क्योंकि आपको ओवर द टाइम आपका ब्रेन ट्रेन होता है। ट्रेनिंग ऑफ ब्रेन जो है वो बहुत जरूरी है। कैसे आंसर लिखना है, किसी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कितना जल्दी इंट्रोडक्शन लिखना है, कहाँ पर टाइम सेव करना है, तो ये सब चीज जो है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीखेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए, एंड ऑल्सो दी प्रीलिम्स क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन आता है उसको भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो इस तरह से आप प्रीलिम्स के भी टच में रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।